सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हम सभी की मार्गदर्शिका और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुमित्राताई महाजन, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्री राम शिंदे जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी, हमारी डिप्टी चेयरपर्सन नीलमताई गोरे, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी जी, जिनके तत्वावधान में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शुरू हुआ, ऐसे भाई राहुल कराड़ जी, डॉक्टर आर.एम. चिटनिस जी, परिमल माया सुधाकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव और देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर पधारे सभी हमारे एमएलएज, एमएलसीज, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का महाराष्ट्र की इस सांस्कृतिक नगरी में, पुणे में, महाराष्ट्र सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार देश के लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन हो, वैल्यू एडिशन हो, इस दृष्टि से कई नवाचार इस देश में लाए। MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस, ये इसी प्रकार का एक उपक्रम था, एक ऐसी सोच थी कि जिसमें राजनीति में या सरकार में प्रशिक्षित लोग शामिल हो, और उस दृष्टि से पिछले कई वर्षों में इस NIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने हमें अच्छे लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि दिए, और साथ में सरकार में भी अलग अलग ओहदों पर काम करने वाले अधिकारी या सपोर्ट स्टाफ इसके माध्यम से हमें प्राप्त हुए। राष्ट्रीय छात्र सांसद, ये जो एक उपक्रम छात्र संसद के रूप में उन्होंने शुरू किया, ये भी अपने आप में युवाओं के मन की बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हुआ, और युवाओं की राजनीति का एजेंडा, एक कॉमन सोच तैयार करने का माध्यम ये छात्र संसद बना। फिर महिला प्रतिनिधि हो, और उसके बाद पिछले वर्ष से ये जो एक कार्यक्रम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन NLC के रूप में शुरू हुआ, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ी पहल है। और राहुल जी, आप ये जो काम करते हैं, मैं उसके लिए आपको दिल से बधाई देता हूं। आप लोकतंत्र की सेवा यहां पर कर रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से जो सारे हमारे लेजिस्लेटर्स इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं उनको सर्वाधिक बधाई देना चाहता हूं, मैं उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और वो इसलिए करना चाहता हूं, ये कैपेसिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है। एक प्रकार से हमारी क्षमता का वर्धन करने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। और मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि अमूमन हमारे भारत में
अधिकतम राजनेताओं को यह लगता है कि दुनिया की सारी जानकारी उनके पास है, दुनिया की सारी कैपेसिटी उनके पास है, सारी कैपेसिटी उनके पास है, इसलिए उनको कैपेसिटी एनहेंसमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जिस समय इस विचार को छोड़कर और इस सोच के जाल को तोड़कर हम बाहर निकलते हैं, तभी हम अच्छे लेजिस्लेटर भी बन सकते हैं और अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप में से सभी ने यह सोचा कि हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, नई सोच अपनानी चाहिए, चाहे वो लोकतंत्र के क्षेत्र में हो या फिर इस बदलती हुई दुनिया में जो हमारा रोल बदल रहा है, उस दृष्टि से हम नया सीखना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग यहां पर आए हैं और इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लाखों लोग हमको चुनकर देते हैं और हम में नेतृत्व का गुण तो है ही। ऑल ऑफ अस आर लीडर्स। अगर हम लीडर नहीं होते, इफ देयर वुड नॉट हैव बीन अ लीडरशिप क्वालिटी इन ईच वन ऑफ अस, वी वुड नॉट हैव बीन हियर। That quality, that capacity is always there. There is always a ground touch. We are sons and daughters of the soil. We always have that feel. We always know what are the aspirations of people. And when we decide that we want to enter politics, we want to contest election, we to ourselves resolve that we'll take care of the aspirations of people. But somehow our polity is such that after elections, many times we are carried away. And at the end of 5 years, when we look back and when we reflect what we really decided, what was our aim to be a legislator, we feel, and in most of the cases we come to know, that half of the things for which we are here, we did not even attempt to do. मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या सोचकर आए थे, इसको मन में रखते हुए उसके लिए कार्य करना। और मुझे आज भी याद है कि जिस समय मैं पहली बार चुनकर आया था एक विधायक के रूप में, तो दिल्ली में एक प्रशिक्षण हुआ था, लोकसभा ने किया था। यह वर्ष 1999 की बात है, 1999। उस प्रशिक्षण में हमने किस प्रकार से काम करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करने के लिए रामभाऊ नाइक जी आए थे। और एक बहुत अच्छा मंत्र रामभाऊ नाइक ने उस समय हमको दिया था। रामभाऊ ने यह कहा था कि आप
जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हो तो हमेशा दिमाग में रखिए विधानसभा को। मतलब जब भी लोग आपको कोई शिकायत करते हैं एक विधायक के रूप में, तो अपने दिमाग में रखिए कि विधानसभा में किस अस्त्र का उपयोग करके मैं इनकी डिमांड को सतह पर लाकर सरकार से छुड़ाऊंगा। और जब आप विधानसभा में होते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को याद रखिए और यह विचार कीजिए कि ये जो विषय आ रहे हैं, इन विषयों में कोई ऐसा विषय है कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेट होता है, तो मैं उसको यहां पर उठाऊं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर भी मैं ध्यान इंगित करूं। और मुझे लगता है कि ये जो मंत्र दिया था कि व्हेन यू आर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी यू शुड रिमेंबर अबाउट योर वर्क इन असेंबली, एंड व्हेन यू आर इन असेंबली ट्रांजैक्टिंग बिजनेस यू शुड थिंक अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेरे लिए ये मंत्र बहुत काम में आया और इस मंत्र का मैंने उपयोग किया, तो इन माय फर्स्ट टर्म मुझे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला और मैं वापस चुनकर भी आया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कई बार हम सब लोग ये सोचते हैं और कई विधायक मुझे कहते भी हैं कि साहब विधानसभा के कामकाज से कोई चुनकर नहीं आता। एक मानसिकता ये भी बनी है, हम तो शादियां अटेंड करते हैं, मौत मिट्टी पर जाते हैं, इससे हम चुनकर आते हैं। विधानसभा के कामकाज नहीं, वो तो करना ही चाहिए। शादियों में जाते हैं, मौत मिट्टी करते हैं, समाज के कार्यक्रमों में जाते हैं, ये तो है ही महत्वपूर्ण। लेकिन एक बार अपने अस्त्र के रूप में विधानसभा के कार्य को, कामकाज को इस्तेमाल करके देखा तो ध्यान में आएगा जो वैल्यू एडिशन हम में होती है और लोगों के बीच हमारी प्रतिमा जो तैयार होती है, हमारी इमेज जो तैयार होती है। और मैंने तो कई साल विपक्ष में काम किया है, लेकिन विपक्ष में काम करते समय ये जो विधानसभा के कामकाज की सटीकता थी, इसके कारण मुझे प्रशासन में कभी तकलीफ ही नहीं आई। क्योंकि प्रशासन भी ये देखता है कि कौन विधानसभा के कार्य को गंभीरता से लेता है, और प्रशासन को यह पता होता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा के आयुधों का इस्तेमाल करते हुए ये हमारा पर्दाफाश कर सकता है, इसलिए वो भी हमको सक्रियता से मदद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एज ए लेजिस्लेटर जो हमारा काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जनसंपर्क के साथ साथ ये व्यक्ति अच्छा है, ये जनसंपर्क से होता है, लेकिन ये विधायक अच्छा है, ये विधानसभा के कामकाज से होता है। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, और ऑनरेबल स्पीकर्स यहां पर है, उनकी क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूं, इसमें कोई आपका दोष नहीं है, पर हमारी विधानसभा इस बात को भूल गई है कि हमारा प्राइमरी बिजनेस क्या है। हमारा प्राइमरी बिजनेस इज टू लेजिस्लेट, कानून बनाना यह हमारा प्राइमरी काम है। और दूसरा प्राइमरी काम हमारा है टू ट्रांजैक्ट फाइनेंशियल बिजनेस। हम 3 सत्र क्यों लेते हैं? ये तीनों सत्रों में फाइनेंशियल बिजनेस होता है। ये जो 2 जरूरी काम हमारे होते हैं, इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे कम रुचि होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक चंद गिने चुने विधायक होते हैं जो बिल्स के ऊपर बोलते हैं, जो कानून पर बोलते हैं। और मेरे अनुभव से मैं बताता हूं कि
कानून पर बोलना ये सबसे आसान काम है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर हम लोग उसमें जो ऑब्जेक्ट्स और रीजंस जो दिए हुए होते हैं उसको पढ़ ले तब भी कानून समझ में आ जाता है। लेकिन कई बार मैंने कई ऐसे विधायक देखे पूरे 5 साल में एक भी कानून पर वो चर्चा नहीं करते। हम लोग भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करने के लिए चुनकर आए और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हमारे संविधान की रचना इतनी सुंदर की है कि संविधान में ये जो कानून हम बनाते हैं एक प्रकार से मुट्ठी भर लोग मिलकर कानून बनाते हैं। कई 400 विधायक है, कई 300 विधायक है, कई 200 है, कई 70 है, कई 60 है, मतलब मुट्ठी भर लोग हैं। ये मिलकर जो कानून बनाते हैं ये कानून उस राज्य का कानून बनता है। इसलिए हमको क्यों चुनकर दिया है, तो मेरे राज्य का जो आखिरी व्यक्ति है उसके एस्पिरेशंस भी इस कानून में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, इसलिए मुझे चुनकर दिया है। तो अगर मैं वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करूंगा तो वो कानून सबके लिए कैसे बनेगा। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल बिजनेस है, कुछ लोग चंद लोग होते हैं कि जो बजट पर बोलते, बाकी लोग बजट के ऊपर बोलते समय अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बोलते, वो भी बोलना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट पर बोलने के लिए और बजट को समझने के लिए अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अ इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बस उसकी कोई बेसिक चीजें अगर हम लोग समझ ले, कोई दुकान चलाता है, कोई घर चलाता है, ऐसा ही है। घर में भी तो आमदनी जितनी है उतना खर्चा करना है और आमदनी से ज्यादा खर्चा करना है तो कर्जा लेना है, और कर्जा लेना है तो कर्जा कैसे वापस करना है इसका विचार करना है। राज्य में भी जितनी आमदनी है उतना खर्चा करना है, ज्यादा खर्चा करना है तो कर्जा लेना है, कर्जा लेना है तो कैसा वापस करना है, ये बजट है। इससे अलग बजट क्या है। मैं प्रयास करूंगा, अगर मेरे पास इफ आई हैव द इंग्लिश वर्जन, मैंने 2005 में एक किताब लिखी है, बिल्कुल 30 पन्ने की किताब है, बजट को कैसे पढ़े। मैं देने का प्रयास करूंगा, इसका इंग्लिश वर्जन अगर मेरे प्रिंट में होगा तो। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो 12वीं क्लास भी पढ़ा हो, वो अगर इस किताब को पढ़े तो बजट को पढ़ सकता है और बजट समझ सकता है। ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे बीच वैल्यू एडिशन करती है। देखिए, राजनीति तो हमारी लगी है, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा है, और कई बार हम लोगों को लगता है कि हम गांव में जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, लोग जमा होते हैं, माला डालते हैं, पैर छूते हैं, यही राजनीति है। राजनीति नहीं है। दुनिया में उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो लीक से हटकर काम करते हैं, जो दोज हु मेक अ मार्क, उन्हीं को याद रखा जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, आलोचनाएं होती है दुनिया में, ऐसा कोई नेता नहीं जिसकी आलोचना नहीं हुई, लेकिन लोग आलोचना याद नहीं रखते, लोग किया हुआ काम याद रखते हैं। लोग ये याद रखते हैं कि हमारे लिए इस व्यक्ति ने क्या किया है। आज भी जितने नेता हैं हमारे देश के, किसी भी पार्टी का नेता हो जो लोगों के दिल में बसता है, ऐसा कोई भी नेता हो, उसके जीवन में उसने बहुत आलोचना सहन की है, लेकिन अब किसी को यह याद नहीं है कि उसकी क्या आलोचना होती है। लोगों को याद है कि इसने देश के विकास में यह काम करके। तो मुझे लगता है कि इस बात को हमको ध्यान में रखना होगा। और मैं तो हमेशा कहता हूं, क्योंकि आजकल हम लोगों में टॉलरेंस थोड़ा कम हुआ है, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में उसी व्यक्ति ने आना चाहिए जिसको गाली खाने की आदत हो या गाली खाने का शौक हो।
अगर गाली खाने की आदत नहीं और गाली खाने का शौक नहीं है तो राजनीति में आइए ही मत। देखिए, एक बात पक्की है कि हम लोगों के एस्पिरेशंस का काम कर रहे हैं, और ये जो एस्पिरेशंस है, ये एस्पिरेशंस को अगर हम एड्रेस नहीं कर पाए तो स्वाभाविक रूप से हमको गाली पड़ेगी। लेकिन ये बात याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जो गाली देते हैं उन्हें भी ये पता होता है कि हर चीज नहीं हो सकती। दे जज यू बाय योर इंटेंशन। आपका प्रयास क्या है, आपका प्रयत्न क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आप व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना से वो आपको जज करता है। और उसको जब ये लगता है कि नहीं, प्रयास इन्होंने किया है, प्रामाणिकता से किया है, तो शायद उसका काम नहीं भी हुआ तो आपको वोट देता है। और मैं ये कहता हूं कि वन हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस। कई बार दो छोर हमको दिखाई पड़ते। देयर आर फ्यू पीपल हु आर द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस बट इनएक्सेसिबल। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है लेकिन लोग उन तक पहुंच ही नहीं सकते, लोगों से कोई संपर्क ही नहीं है। और देयर आर पीपल जो सुबह 6 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक लोगों में ही रहते हैं, लेकिन उनका हाउस में कोई वजूद नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है। चुनकर के लोग आ सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हमको करना है वो परिवर्तन शायद हम नहीं कर सकते। इसलिए वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। हमारा पब्लिक का काम और हमारे विधानमंडल का काम, इसका बैलेंस स्ट्राइक करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे लगता है, मैं आज भी इतने सालों से काम कर रहा हूं, कई पदों पर मैं काम कर चुका हूं, लेकिन जब भी कोई नई चीज सीखने का मौका मिलता है, आई जंप ऑन इट। मुझे कोई बोल दे कि कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, तो मैं वहां पर बैठकर, घंटों बैठकर उस चीज को सीखने का प्रयास करता हूं। क्योंकि जिस दुनिया में हम लोग हैं, ये दुनिया टेक्नोलॉजी बदल रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे नेतृत्व को कभी भी ऑब्सोलीट कर सकती है। टेक्नोलॉजी ने जिस प्रकार से हमको घेरा है, और अब भारत जैसा देश जहां गांव गांव तक स्मार्टफोन पहुंच गया, वहां पर आप टेक्नोलॉजी को दरकिनार नहीं कर सकते। और मैं कई बार कहता हूं कि पहले मीडिया था, अब सोशल मीडिया है। और ये जो सोशल मीडिया है, इससे अब हम परे नहीं रह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अगर व्यक्त हो रहा है, इफ एवरी सिटीजन इज एक्सप्रेसिंग, और हम लोग ये कहे, कई बार हमारे भी मित्र है वो कहते हैं, ये सोशल मीडिया वगैरह तुम लोगों का है भाई, ये कोई हमको नहीं जमता और ये हमारा कोई काम भी नहीं है, ऐसा कई लोग कहते हैं। और अब ऐसा कर नहीं चलेगा। देखिए, अमेरिका में 2016 में जब ट्रंप चुनकर आए थे, तो 2016 का जो चुनाव था ट्रंप का, ये दुनिया के चुनाव की दिशा तय करने वाला, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग हुआ। हम लोग ये जो यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हमारी चाहत को भाप लेते हैं। आप देखिए, अगर आप यूट्यूब पर कोई पहलवान है और कुश्ती वाली अगर रील देखता है, तो ऑटोमेटिक उसको कुश्ती वाली रील ही मिलेगी। वो जितना स्वाइप करता जाएगा, हर 2 रील के बाद कुश्ती वाली मिलेगी। किसी को खाना बनाने का शौक है,
वो 2-3 बार अगर खाना बनाने वाली रील देख लेगा तो उसको खाना बनाने वाली रील ही मिलेगी। तो ये आपके मूड को भाप लेता है और इसका उपयोग 2016 में ट्रंप ने किया और उस माध्यम से अमेरिका के लोगों का जो मूड है, उसका जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट का उन्होंने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के माध्यम से एक आम अमेरिकी आदमी को किस बात से डर लगता है और किस बात से खुशी होती है, इसका मैपिंग किया और फिर उन्होंने अपनी पूरी रणनीति, जिस चीज से डर लगता है वो कैसे डेमोक्रेट्स करते हैं और जिस चीज से उनको खुशी होती है वो कैसे रिपब्लिकन करेंगे, इस प्रकार की रणनीति तैयार करके सोशल मीडिया से उसको पुश किया और परिणाम यह हुआ। और यह मैपिंग कहां तक चला गया? इंडिविजुअल तक चला गया। देवेंद्र फडणवीस को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, वहां तक यह चला गया और उसके चलते 2016 में ट्रंप चुनाव जीते। अब यह अमेरिका तक सीमित नहीं है, आज हमारे देश में भी चुनाव में गांव-गांव के यूट्यूबर्स जिस प्रकार का नरेटिव तैयार करते हैं, सच्चा हो झूठा हो, कई बार झूठा भी हो सकता है क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया था, आज गलत खबर छापी तो कल गलत खबर का खंडन करना पड़ता था। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी गलत खबर चलाई तो 2 घंटे में स्पष्टीकरण देना पड़ता था। फिर डिजिटल मीडिया आया, अब डिजिटल मीडिया में तो और ये जो यूट्यूबर्स वगैरह है, कोई पूछने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई एक प्रकार से अंकुश नहीं है, इसलिए ये नरेटिव तैयार करते हैं। कई बार सही भी करते हैं, कई बार गलत भी करते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने हमारे, और ये विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं कि 2020 में हम दुनिया के सबसे युवा देश बने, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन हमारे पास, हमारी डेमोग्राफी में आज हम देख सकते हैं कि 18 से 35 साल वाला जो एक सेगमेंट है, यह सबसे बड़ा है और यह सेगमेंट पेपर नहीं पढ़ रहा। और इस सेगमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहां पर है तो उनकी भी माफी मांगता हूं, उन पे भी बहुत भरोसा नहीं है क्योंकि उनको भी नहीं देख रहे। अब ये सिर्फ अपने मोबाइल को देख रहे हैं और उससे नैरेटिव तैयार हो रहा है। तो ये जो नए चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने जो नए प्रश्न खड़े किए, पहले मैंने भाषण किया तो दूसरे दिन वो छपता था। अब आप सब लोग देखते हो, आप भाषण करके नीचे नहीं बैठते तो वो मीडिया में चलता है भाषण। अपन भी चलाते हैं, अपने भी कार्यकर्ताओं को, अपने भी पीए को बोल के रखते कि भाई जैसा हमारा भाषण एक तो लाइव दिखा दे, नहीं लाइव दिखा सकता है तो तुरंत हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दीजिए। तो एक स्क्रूटिनी भी है इससे, लोग भी देख पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी ने एक नई चैलेंज हमारे सामने दिया और एक नई अपॉर्चुनिटी भी दी है, इसके ऊपर भी हम लोगों को मंथन करना होगा, क्योंकि ये जो बदलाव है अगर इसको नहीं स्वीकारेंगे तो हमारा नेतृत्व धीरे धीरे बाजू हो जाएगा, कोई नया नेतृत्व आएगा। और मैं तो राहुल जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रखा भी होगा, नहीं रखा होगा तो टेक्नोलॉजी पर और टेक्नोलॉजी क्या बदलाव ला रही है, इसके ऊपर भी एक प्रकार का मंथन और चिंतन हमारे लेजिस्लेचर्स के सामने हो। मुझे जो समय दिया था उससे 9 मिनट 24 सेकंड मैंने ज्यादा ले लिए हैं, इसलिए आपकी माफी मांगता हूं। और इस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपने बोलने का मौका दिया। मुझे बीच में ही सूचना आई थी कि अंग्रेजी में बोलिए, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी में बोला, लेकिन मुझे बाद में लगा कि मन की बात अपनी भाषा में जितनी अच्छे से कही जा सकती है उतनी अंग्रेजी में नहीं कही जा सकती, इसलिए फिर मैं अपने
भाषा पर यहां पर आया, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहां पर हमको दिया। और मुझे विश्वास है कि एक सार्थकता के साथ जब ये पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा तो हम सब लोग ये फील करेंगे कि हम यहां से कुछ सीख कर जा रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश हम लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।